Hello students, in class 10th our new chapter is statistics. In class 9th you have studied the classification of given data into ungrouped as well as group frequency distribution. 9th क्लास में आपने डाटाज को अनग्रुप और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था और वहीं पर 9th क्लास में you have also learned to represent the data in the form of various graph such as bar graph, histogram or frequency polygon and frequency polygon. In this chapter we shall extend the study of these three measures of central tendency, that is mean, median and mode, from ungrouped data to group data. ओके तो यहीं पर इन क्लास 10th हम ग्राफ भी पढ़ेंगे जिसमें हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके थे, उसी के आगे चलेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तक हम 9th क्लास में पढ़े थे, इस बार हम पढ़ेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और हाउ टू ड्रॉ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को ही हम क्या बोलते हैं, ओजिव। तो आइए सबसे पहले तो हम मीन देखते हैं, मीन ऑफ ग्रुप डाटा। तो कुल मिलाकर हम इस चैप्टर में जो जो पढ़ेंगे एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर। सर मीन पढ़ेंगे ग्रुप डाटा के लिए, मोड पढ़ेंगे ग्रुप डाटा के लिए, मीडियन पढ़ेंगे और ओजिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ओजिव। ओजिव होगा क्या, अपने आप में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ने के बाद कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनाए जाते हैं, कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, समझेंगे पूरे चैप्टर में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मीन की। बेसिकली आपको पता है मीन क्या होता है। मीन होता है अपने आप में एवरेज। एवरेज सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब 9th क्लास में जहाँ हम लोगों ने मीन को, मीडियन को, मोड को अनग्रुप डाटा के लिए पढ़ा था, इस बार हम उसी को एक्सटेंड करते हुए ग्रुप डाटा के लिए। तो सबसे पहले मीन को हम यहाँ पर 3 मेथड से पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला मेथड होगा आपका डायरेक्ट मेथड, जिसका नाम क्या है, डायरेक्ट मेथड। और मीन रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स बार से, और फार्मूला क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। फिर हम इसी के अंदर हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में आपके पास मीन के लिए क्या फार्मूला होगा, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। और इसी में हम थर्ड मेथड पढ़ेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पर मीन का फार्मूला क्या पढ़ेंगे हम, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। तो ये 3 मेथड के लिए जब हम तीनों मेथड से मीन को निकालना सीखेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे एक ही मेथड से आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है। ये फार्मूला मेरे पास बने रहेंगे ताकि मैं एक ही मेथड, एक ही क्वेश्चंस एग्जाम्पल को लेकर तीनों मेथड से मीन निकाल कर दिखाऊंगा आपको, और तीनों से ही मीन सेम आएगा। तो सबसे पहले अनग्रुप डाटा में हम कोई डाटा ले लेते हैं कि सर डाटा इस तरह से कि किसी क्लास में कुछ स्टूडेंट थे जिनके मार्क्स आए। तो मार्क्स जो आए एग्ज़ाम में, हो सकता है कि अगर 5 या 7 बच्चों की बात करें तो हम इंडिविजुअल लिख देंगे, ए स्टूडेंट के इतने, बी स्टूडेंट के इतने, सी स्टूडेंट के इतने 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 मार्क्स आए। हम उन सब का सम करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे और हमारे पास मीन आ जाएगा। वो तो था हमारे पास अनग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा में मान लीजिए मार्क्स के लिए क्लास इंटरवल आता है आपके पास, एक कॉलम 0 to 10, 40 मार्क्स का एग्जाम है, 10 to 20, 20 to 30, 50 का मान लेते हैं, 30 to 40 एंड 40 to 50।
50 मार्क्स का एग्ज़ाम था, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये मार्क्स आ गए आपके, नंबर ऑफ स्टूडेंट। जैसे हम कह दें कि भाई 0 से 10 जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं वो खड़े हो जाएं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको हम अपने आप में फ्रीक्वेंसी से FI से डिनोट करेंगे, ठीक है सर। FI से डिनोट करेंगे और हम अपनी तरफ से यहाँ ले लेते हैं रैंडमली कि सर 0 से 10 आने वाले बच्चे थे 3, यहाँ थे 7 और यहाँ थे 4, यहाँ थे सर 5, ओके, और यहाँ पर थे सर 1। एक ही बच्चा ऐसा था जिसके मार्क्स, ठीक है। तो हमने ये रैंडमली कोई भी डाटा उठा लिया है। अब इसके लिए हम मीन निकालेंगे, तीनों मेथड से निकालेंगे। तो अब ग्रुप का मतलब समझ गए। ग्रुप का मतलब अब हमारे पास ये है कि 0 से 10 मार्क्स 3 बच्चों के आए, 10 से 20 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स के आए, 20 से 30। अब हमसे पूछा जाएगा कि इस क्लास की एवरेज क्या होगी। तो उस क्लास की एवरेज को फाइंड करने के लिए सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में हम देखते हैं कि सर डायरेक्ट मेथड में हमारे पास XI क्या है। XI है अपने आप में क्लास मार्क। क्या है? क्लास मार्क। तो क्लास मार्क जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? XI से। होता क्या है क्लास मार्क? तो साथ में ही देखते चलें कि क्लास मार्क क्या होता है। क्लास मार्क फाइंड आउट करने का तरीका हमारे पास होगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ओके, क्लास मार्क। तो सर यहाँ से 0 + 10/2 5, 10 + 20 15, 25 35 दैट इज 45, ठीक है। इसके बाद जब मैं डायरेक्ट मेथड से निकालना सिखा रहा हूँ तो मेरे को FI और XI इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उसका समेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, FI और XI। तो FI का कॉलम मेरे पास है, XI का कॉलम है। तो अब मेरे को एक कॉलम क्या बनाना पड़ेगा? FI XI। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से मैं FI और XI का प्रोडक्ट करूँगा। 5 3 ज़ा 15, ओके, 15 7 ज़ा, ठीक है, 105, 25 4 ज़ा 100, और यहाँ से 35 5 ज़ा 175, और 45 1 ज़ा 45। अब मैं फिर से आपको एक बात बताता हूँ कि सर डायरेक्ट मेथड में आपने समेशन लगा रखा है FI XI और समेशन ऑफ FI, यानी मेरे को फ्रीक्वेंसी का सम करना पड़ेगा। तो इस कॉलम का नाम दूंगा मैं समेशन ऑफ FI का सम, समेशन ऑफ FI। तो यहाँ से देखते हैं 7 3 10, 5 4 9 + 1 10, ओके। और यहाँ पर FI XI है तो मैं यहाँ पर FI XI इसका सम करूँगा। अब इसका सम करेंगे तो ये आ गया सर 0, और सर 4 4, ये आ गया सर 440। पहला मेथड हमारे पास क्या था? डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड से अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ डायरेक्ट मेथड का फार्मूला, डायरेक्ट मेथड मीन का फार्मूला क्या होता है? आराम से समझिएगा, समेशन ऑफ FI XI, समेशन ऑफ FI। तो सर यहीं पर वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, 440 डिवाइडेड बाय 20, वी गेट 22 एज मीन। तो क्लास की एवरेज क्या आई? 50 मार्क्स का टेस्ट था, एवरेज क्या आई? 22। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं किस मेथड की? एज्यूम मीन मेथड की। और जब एज्यूम मीन मेथड की बात करेंगे तो हमारे सामने क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि सर मेथड कोई भी लगाएं मीन सेम आएगा। बट जैसे ही हम एज्यूम मीन मेथड की बात करते हैं तो मैं एक बार फिर से आपके लिए फार्मूला लिख देता हूँ एज्यूम मीन मेथड के लिए, मीन निकालने का, A प्लस समेशन ऑफ FI DI अपॉन समेशन ऑफ FI। ये था सर। अब सबसे पहले बात आती है सर, अगर हमसे क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द मीन बाय यूजिंग एज्यूम मीन मेथड, तो मेरे को ये कॉलम FI XI नहीं बनाना पड़ेगा। देखिए मैं एक ही
टेबल में बना रहा हूँ तो मैं उस समय इस कॉलम को नहीं बनाऊंगा, आप इस बात को समझिएगा। आपके सामने ही है कॉलम, मगर मैं क्या कह रहा हूँ कि जब हमसे एज्यूम मीन मेथड कहा जाएगा तो मेरे को एफ आई एक्स आई का कॉलम नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए एफ आई डी आई। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर डी आई क्या होगा। डी आई अपने आप में डेविएशन होता है। डेविएशन होता है, डेविएशन का मतलब क्या है कि किसी फिक्स वैल्यू से उसका डिस्टेंस क्या होगा। अब वो फिक्स वैल्यू क्या होती है, एज्यूम करनी पड़ेगी हमें। क्या करनी पड़ेगी, एज्यूम। और एज्यूम भी कहाँ से करनी पड़ेगी, क्लास मार्क से। तो क्लास मार्क में आप ए किसी को भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जब स्टैटिस्टिक में कैलकुलेशन इजी हो जाए तो उससे बढ़िया काम क्या है, इजी करने के लिए हम एज्यूम जो करते हैं, किसी को भी कीजिए, आप 5 को कीजिए, 45 को कीजिए, 15 को कीजिए, 35 को कीजिए, 25 को कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पर। मगर हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए बताया जाता है कि मिडिल मोस्ट वैल्यू को, अगर सर ये तो ओड थी तो हमको पता लग गया बीच में 25 आ रहा है, अगर इवन हो तो आप 15 25 में किसी एक को ए ले सकते हैं। मगर यहाँ पर 5 टर्म है तो मैं ए किसे लूँगा, 25 को। और मैं लिख लूँगा क्वेश्चन में ही कहीं भी साइड में कि लेट ए इज इक्वल टू, एज्यूम जो मैंने किया वो कितना है, 25। अब डी आई क्या होता है, एक्स आई का ए से डिस्टेंस क्या होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स आई माइनस ए। और यहाँ पर ए कितना है, दिमाग में रखेंगे आप 25। एक्स आई इस कॉलम के लिए कितना है, 5 माइनस 25, 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। ठीक है सर, ओके। अब मैं फिर आपके पास फार्मूले के पास जाता हूं, किसके, एज्यूम मीन मेथड के फार्मूले पर। तो यहां पर एफ आई डी आई का कॉलम है, जैसे वहां पर एफ आई एक्स आई का था डायरेक्ट मेथड में, अब क्या है, एफ आई डी आई। तो यानी मेरे को एफ आई और डी आई वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। तो मैं पहले ये कॉलम बना लेता हूं, एफ आई डी आई, ओके। और सर कहीं ना कहीं जो हमारा फार्मूला है उसमें समीशन यानी कि एफ आई डी आई का सम भी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एफ आई डी आई, समीशन ऑफ एफ आई डी आई, जो भी इसका रिजल्ट आएगा बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले सर एफ आई डी आई माइनस 60 माइनस 70 0 50 और सर 20, यस ठीक है। अब 50 60 70 इसका सम कर लें आप, 70 माइनस 70 0, रिजल्ट आया सर माइनस 60। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब मैं अपने रिजल्ट पर आता हूँ, फार्मूले पर आता हूँ। ए क्या लिया था हमने सर, एज्यूम किया था 25, रख लिया। समेशन ऑफ एफ आई डी आई क्या है सर हमारे पास, माइनस 60। और ये क्या था सर, समेशन ऑफ एफ आई 20। यहाँ से कैंसिल आउट किया इसे और ये हमारे पास आ गया माइनस 3। इज दैट क्लियर। तो 25 माइनस 3 बिकम 22। तो हमने देखा कि सर पहले भी 22 था मीन, डायरेक्ट मेथड से भी, एज्यूम मीन मेथड से, मेथड कोई भी लगाएं रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तीसरा फार्मूला क्या था, तीसरा मेथड क्या था, तीसरा मेथड था स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड में पहले हम लिख लेते हैं फार्मूला क्या होगा मीन निकालने का। मीन निकालने का फार्मूला होगा ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच इंटू एच। अब यहाँ पर नई चीज़ आई है यू आई और एच। एच इज़ द विड्थ ऑफ क्लास। विड्थ ऑफ क्लास सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लें आप कभी भी कहीं भी, अगर सभी क्लास विड्थ सेम है तो हर बार एच क्या आ रहा है 10। तो इसके लिए और एज्यूम हमने ए कर ही लिया 25, आप समझ जाएंगे मेरी बात। सर ए कितना ले लिया था आपने 25, एच हमारे पास है कितना 10, ठीक है। अब बात आती है यू आई क्या है। यू आई का एक कॉलम चाहिए होगा मैं, और जब मैं आपसे कह रहा हूं कि स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करना है तो आप समझ जाएं कि मेरे को इस कॉलम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि जो मेथड लग रहा है उसके हिसाब से देखिएगा आप वीडियो को। सर डायरेक्ट मेथड खत्म हो गया यहाँ पर, सर एज्यूम मीन मेथड इस कॉलम को छोड़कर खत्म हो गया, डी आई एफ आई डी आई ये सारा कुछ। और सर जब हमसे कहा जाएगा स्टेप डेविएशन, इन दोनों कॉलम को हम नहीं बनाएंगे, सीधा एक्स आई के बाद हम क्या बनाएंगे डी आई के बाद क्या बनाएंगे हम यू आई। अब बात आती है यू आई क्या होगा। तो यू आई के लिए एक कॉलम बनाते हैं हम, यू आई होता है
DI डिवाइड बाय H। DI वाले कॉलम में देख लें आप, और H आपको पता है कितना है 10, तो DI कॉलम को H से डिवाइड कर दें तो UI आ जाएगा, कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। तभी तो डायरेक्ट में तो सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन, एज यू मीन में थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हुआ। और अब आप जब देखेंगे स्टेप डेविएशन तो कैलकुलेशन देखिएगा, कहाँ हम सबसे पहले FI को XI से मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर हमने दूसरे मेथड में FI को DI से किया जो थोड़ा इजी पड़ गया, और अब हम UI फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे और इजी हो जाएगा और रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताऊंगा मैं आपको इसका भी। अब पहला सवाल ये आता है, सर यहाँ तो इक्वल वेट दे रखी है तो हमने H10 ले लिया, अगर अनइक्वल हो तो हम H क्या लेंगे, तो हम DI में H क्या लेंगे। तो मान लीजिए अनइक्वल वेट है, तो अनइक्वल वेट है तो ये भी इस तरह से पैटर्न में नहीं आएंगे, किसी का XI कुछ आएगा, किसी का कुछ आएगा, किसी का कुछ आएगा, जिनकी वेट भी आपस में अलग अलग होंगी। तो हम उस टाइम H को DI कॉलम को ध्यान से देखेंगे, और इन जो अनइक्वल वेट होंगी, कहीं 10 की होगी, कहीं 20 की होगी, कहीं 40 की होगी, कहीं कुछ होगी, उनमें से किसी एक वैल्यू को उठाएंगे जो इन सबको आराम से डिवाइड कर दे। यानी H क्या होना चाहिए, सुइटेबल डिवाइजर ऑफ DI। इज दैट क्लियर? ओके, तो अभी फिलहाल हमारे पास H कितना है सर, 10, तो -20/10, -10/10, 0/10, 10/10। और सर जैसा कि फार्मूला दिखाई दे रहा है, मेरे को FI UI चाहिए, तो मेरे को FI UI का कॉलम बनाना पड़ेगा एक, और इसको मल्टीप्लाई कर सर इसका समेशन यानी इनका सम भी चाहिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ FI UI, जो भी आएगा रिजल्ट हम यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले FI कॉलम पकड़ते हैं और UI के साथ। आप देख रहे हैं मेथड में अंतर आता जा रहा है, पहले 3 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, फिर 3 को आपको -20 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, अब 3 को आप -2 से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इजी काम बनता जा रहा है। -6 FI UI, -7 0, 5 × 1 5, 1 × 2 2, 5 2 7 -7 0, रिजल्ट क्या आया अपने पास, -6। अब इसको अप्लाई करते हैं। यस, ए कितना था सर, आपने क्या लिया था 25, प्लस समेशन ऑफ FI UI क्या आया था सर, -6, FI कितना था सर 20, H कितना लिया था सर इस क्वेश्चन के लिए 10। तो सर ये तो बिल्कुल वैसे ही सेम वैल्यू आ गई, -6/2 -3 एंड इट बिकम 22। तो अब यहाँ पर 2-3 सवाल आते हैं दिमाग में, क्या कि सर कब कौन सा मेथड लगाएं, यानी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें इस क्वेश्चन को तो उसमें कोई भी मेथड आप अप्लाई कर लें, कोई दिक्कत नहीं। मगर अगर एग्जाम में मेथड दिया गया है कि फाइंड द मीन बाय दिस मेथड, स्पेसिफिक नाम दे रखा है कि इस मेथड से ही आपको मीन निकालना है, तो आप कौन सा मेथड लगाएंगे, सवाल ये नहीं होगा, जो मेथड का नाम दे दिया आपको उसी से मीन निकालना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अदरवाइज एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एग्जामिनर जानना चाहता है इसको ये मेथड भी अप्लाई करना आता है कि नहीं तीनों में, इसलिए तीनों मेथड आने जरूरी है। अब दूसरा सवाल क्या आता है कि सर डायरेक्ट मेथड, जब न्यूमेरिकली वैल्यू छोटी छोटी हो आप फटाफट मल्टीप्लाई कर सकें इन दो कॉलम को, डायरेक्ट लगाएं, और जब न्यूमेरिकली वैल्यू बड़ी हो, जब बड़ी हो तो आप एज्यूम मीन या स्टेप डेविएशन में किसी पर भी जा सकते हैं। तो ये था अपना आज का कॉन्सेप्ट, अभी का कॉन्सेप्ट मीन। सबसे पहला मीन 3 तरीके से, तीनों तरीके के रिजल्ट और फार्मूले आप देख चुके। अब हम इसी के अंदर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मोड। अब मोड की बात आती है तो भी सबसे पहले दिमाग में आता है मोड क्या होता है। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑक्योर्ड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड, जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बार आई हो। तो अनग्रुप के लिए तो हमने 9th क्लास में पढ़ा ही था मोड, इस बार स्पेशल क्या है अपने लिए, स्पेशल क्या है, मोड को ग्रुप डाटा के लिए पढ़ना। तो अनग्रुप के लिए तो आप बताए थे सर एक बॉलर ने 5 मैच खेले और उसमें विकेट लिए उसने 3 4 4 2 0, अधिकतर कितने विकेट लिए 4, तो ये क्या हो जाता था मोड, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑक्योर्ड फ्रीक्वेंसी। मगर अब मोड यानी कि एक क्लास में अगर बच्चे एग्जाम दें और अधिकतर बच्चों के कितने मार्क्स आए ये फाइंड आउट करना पड़े, और डाटा हमारे पास, मैं डाटा कोशिश करता हूँ वही रख लूँ ताकि एक ही डाटा से आपके क्वेश्चन समझ में आते रहें। सबसे पहले मेरे को ज़रूरत पड़ेगी किसकी, मोड के, ग्रुप डाटा के मोड निकालने के लिए फार्मूले की। और इसके लिए फार्मूला क्या रहेगा, L प्लस
अब ध्यान दीजिएगा कि सर ये h जो विड्थ ऑफ क्लास है ये कब कब कहाँ पर आएगी, ताकि अगर आपके लिए यहाँ से कोई भी MCQ बनते हैं तो आप वहाँ पर न घबराएं। और घबराने का मतलब क्या है कि सर खूब मेहनत करने के बाद भी हम एग्ज़ाम में एक h लगाना भूल गए या h बेवजह लगा दिया, h इज़ द विड्थ ऑफ क्लास, तो सर हमारे मार्क्स कुछ नहीं मिल पाएंगे, पूरे मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए फार्मूलों को आप अच्छी तरह ध्यान दें। L प्लस 102 इंटू H। अब इस फार्मूले को अभी मैं बताऊंगा सब कुछ, F1 F0 F ये क्या फ्रीक्वेंसी है, L क्या है, लिमिट है क्या है, H इज़ द विड्थ है। मगर इस फार्मूले को लिखते वक्त आप याद रखें 1 0 2, फिर याद रखें 1 0 और ये सर 2, जो भी आप साइन लगाएंगे वो आपके माइनस के होंगे। इज दैट क्लियर? अब ये सब चीज़ें हैं क्या, तो इस चीज़ को समझने के लिए ये सब चीज़ें हैं क्या, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मोड के लिए। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर मोड, तो मार्क्स लिख दिए मैंने जो कि क्लास इंटरवल में लिखे जाएंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये मार्क्स लिख दिए। उसके बाद मैंने सेम एग्जांपल ले लिया ताकि आपको क्वेश्चन में समझ में आए, तीनों को हम आखिरी में जाकर इंटरप्ट कर सकें। यस, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर मैं FI लिख रहा हूँ इसको, और हमने क्या क्या लिए थे 3 7 4 5 1, ये था। क्या फाइंड आउट करना हमें, मोड। तो मोड के लिए मैं एक बार यहाँ पर भी फार्मूला लिख लेता हूँ L प्लस, देखिए लिखते वक्त क्या बोलें आप, गलती नहीं होगी, 1 100 2, 1 100 2। इज दैट क्लियर? और इनटू में क्या आ जाएगा सर, H, दैट इज द विड्थ ऑफ क्लास। अब सबसे पहले बात आती है सर मोड फाइंड आउट करने के लिए L क्या होगा, L क्या होगा, L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब यहीं पर क्वेश्चन आते रहेंगे, साथ में आपको जवाब मिलते रहेंगे। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास कौन सी होती है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी ना आपके क्वेश्चन की, जो भी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी दैट इज द, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी क्लास होगी, क्लास कॉरस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है सर, 7, तो ये हमारी होगी मॉडल क्लास 10 to 20। और 10 to 20 में L क्या है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, L इज द लोअर लिमिट, और सॉरी L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कौन है सर, 10। पहली बात समझ में आई। फिर दूसरी बात कि सर F1 क्या है, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। 1 से पहले क्या आता है भाई, 0, 1 के बाद क्या आता है 2, तो F0 क्या है, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ओके, अब हम अपने फार्मूले में अप्लाई करते हैं, हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा H को भी लिख लेते हैं, इक्वल क्लास साइज है 10 आ गया। इज दैट क्लियर? यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब सबसे पहले बात आती है दिमाग में कि सर आपने इक्वल क्लास साइज ले ली, अनइक्वल हो तो, अनइक्वल होगी तो यो आपकी बड़ी क्लासेस में यानी कि सीनियर क्लासेस में आपके सामने आएंगी। तो मोड कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड फॉर ग्रुप डाटा विद अनइक्वल क्लास साइज, ओके, बट 10th क्लास में आपके पास अनइक्वल क्लास साइज का कोई डाटा नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो स्पेसिफिक हो गया, बता दिया, एक बाउंड्री बना दी, एक बाउंडेशन लगा दी कि इक्वल क्लास साइज होंगी तो ही हम मोड निकालना सीख रहे हैं इन क्लास 10th। तो सबसे पहले L देखते हैं क्या है सर, 10 प्लस F1 क्या है सर 7, F0 क्या है 3, 2 टाइम F1 क्या है सर 7, F0 क्या है सर 3, F2 क्या है 4 और इनटू में H कितना है सर 10। इसको कैलकुलेट करते हैं,
7 minus 3, 7 to the 14, 14 minus 4 10, 10 minus 3 into 10. ओके, और यहाँ से हमारे पास ये आ गया 10 प्लस 40/7, जिसको मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लूँगा 5 और 0.714 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई सर ये हमारे पास 10 प्लस 5.71, जो कि हमारा कितना हो गया 15.71। अब डाटा पर जाएं, एक बार ध्यान से देखें, क्या मोड क्या होता था, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑक्योर्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अधिकतर बच्चों के 10 से 20 दी थी आपको मॉडल क्लास, और मोड उसी के बीच में मिलेगा। अधिकतर बच्चों के अप्रोक्सीमेट 15.7 मार्क्स आए, ये हम कह सकते हैं यहाँ पर। अधिकतर बच्चों के 15.71 और अप्रोक्सीमेट 16 मार्क्स आए, तो दैट इज मोड। अब मोड से अगली चीज हमारे पास क्या पढ़ेंगे हम, वो देखिएगा मीडियन। मीडियन होता क्या है कि किसी डाटा को आप अरेंज कर ले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद द मिडिल मोस्ट वैल्यू इज नोन एज मीडियन। जो डाटा को दो हिस्सों में बांट दे, आधे उस वैल्यू से कम और आधे उस वैल्यू से ज़्यादा। इज दैट क्लियर? अब मीडियन के लिए हमारे पास अगर अनग्रुप डाटा होता, कैसा होता, अनग्रुप डाटा, तो हमने 9th क्लास में पढ़ा है मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा, कि सर अगर मेरे पास कह दिया फाइंड द मीडियन ऑफ दिस 3, 4, 4, 7, 9, 11, तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा मेरे पास नंबर ऑफ टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म अगर मेरे पास इवन है, कितनी है, इवन है, तो मेरे पास मीडियन निकालने का फार्मूला क्या रहेगा। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड है, ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, नंबर ऑफ टर्म्स की बजाय इसको हम कह दें ऑब्जर्वेशन, तो ज़्यादा बेटर है। इवन है और ओड है, देखिए इवन है, ओड है तो कोई दिक्कत नहीं सर, मैं इसी को एक बार यहाँ लिख रहा हूँ। पहले आपको ओड समझा देता हूँ, जिसको आप आराम से बेटर तरीके से समझ पाएंगे। सर अरेंज कर रखा है, मिडल मोस्ट वैल्यू यही आ रही है, 4 या 4 से कम, 4 या 4 से ज़्यादा। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर ओड है तो मैं क्या करूँगा, n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन इज अवर मीडियन। n कितना है सर, 5, तो 5 प्लस 1/2 दैट इज 6/2, दैट इज थर्ड ऑब्जर्वेशन इज नोन एज मीडियन। तो मीडियन थर्ड नंबर पर कौन है यहाँ पर, 4 इज द मीडियन। और अगर इवन है तो क्या करना पड़ेगा सर, तो सर इवन है तो 6 है, n/2, इवन के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, n/2 और n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन की एवरेज, दो थी एवरेज, तो बाय 2, 6/2 और 6/2 प्लस 1 की एवरेज, तो 6/2 कितना हो गया सर, थर्ड ऑब्जर्वेशन, और प्लस 1 फोर्थ ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। थर्ड पर कौन है, फोर्थ पर कौन है, 4 प्लस 7/2, 11/2 और 5.5। क्वेश्चन समझ में आया? ये तो था अपना 9th क्लास का, मगर इस क्लास में हम मीडियन को क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, देखिएगा। अब मीडियन पढ़ने के लिए, किसके लिए, फॉर ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा के लिए मीडियन। पहले तो हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं मीडियन का, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब मीडियन दो तरीके से निकाल सकते हैं हम, एक है लेस देन टाइप डाटा और एक है मोर देन टाइप, ठीक है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। फॉर एग्जांपल मीडियन को देखिएगा ध्यान से, मैं दोनों ही तरीके से निकालूंगा, मीडियन सेम आएगा, चाहे वो लेस देन टाइप हो चाहे मोर देन टाइप हो, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद बताऊंगा आपको n/2 CF वगैरह क्या है। मान लीजिए एक डाटा ले लेता हूं मैं, मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30,
30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम था, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100. ओके और सर साथ में मेरे पास डाटा में दे रखा होगा क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वो क्या क्या दे रखे हैं सर, देखते हैं। 5, 3, 4, 3, 3, 4, 7, 9, 7, 8। अब मैं क्या बता रहा था कि मीडियन जब भी निकालेंगे तो आपको लेस देन टाइप या मोर देन टाइप यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और वो लेस देन के लिए भी हो सकती है, मोर देन के लिए भी हो सकती है, तो दोनों के लिए हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि CF लेस देन के लिए कैसे फाइंड करें। मैं दोनों ही चीज़ें साथ में ही समझाऊंगा, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर देता हूं लेस देन टाइप और मोर देन टाइप को। ये पहला क्वेश्चन फिलहाल लेस देन टाइप के लिए। तो लेस देन टाइप के लिए मार्क्स ऑब्टेन को मैं अपनी तरफ से पढ़ूंगा। मान लीजिए आपकी क्लास में ही एग्जाम हुआ, आपको मार्क्स पता लग गए। अब टीचर बोल दे कि जिन बच्चों के 10 से कम मार्क्स हैं, लेस देन 10, देखिएगा जो बोल दे वो लिख रहा हूं, आपको क्या कॉलम बनाना पड़ेगा सब समझा दूंगा। लेस देन 10 वाले बच्चे खड़े हो जाएं। तो सर कितने बच्चे खड़े होंगे, सिर्फ 5। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट खड़े होंगे, 5। इज दैट क्लियर। अगर टीचर ने कह दिया लेस देन 20 वाले खड़े हो जाएं, 20 वाले, तो सर ये 5 और ये 3, 5 + 3 ये भी खड़े हो जाएंगे। लेस देन 30 बोल दिया तो सर ये तीनों कॉलम वाले खड़े हो जाएंगे क्योंकि सभी के 30 से कम है। ये था लेस देन टाइप। और जो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां लिखकर मैं बता रहा हूं आपको, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज सिंपली फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। और ये क्या कहलाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ में आई बात। तो सर फटाफट देखते हैं इसको। लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80 खड़े हो जाएं, लेस देन 90 खड़े हो जाएं, लेस देन 100, पूरी क्लास खड़ी हो जानी चाहिए भाई। यस और नो। लेस देन 100 की बात आएगी तब पूरी क्लास खड़ी हो जानी चाहिए। ये बात क्लियर है। यस सर। तो सबसे पहले मैं आपको इन सब का सम कर बता दूं कि सर ये सब कितने होंगे। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको हम n से भी डिनोट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के समेशन से भी डिनोट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। 5, 3, 8, 4, 12, 13, 15, 15, 15, 3, 3, 4, 22, 29, 38, 53। यस। अब हमसे क्या कहा गया, लेस देन 20 खड़े हो जाएं, तो 5 में क्या ऐड हो जाएगा, 3। कितने हो गए सर, 8। लेस देन 30 वाले 8 में और क्या ऐड हो जाएगा, 4। कितने आ गए, 12। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्ट ऐड करता चल रहा हूं। मगर जब मैं लेस देन 100 बोलूंगा पूरी क्लास को उठ जानी चाहिए खड़ी, यानी कि कैलकुलेशन में यहां पर 53 आ जाना चाहिए। मैंने अभी नहीं लिखा, सिर्फ आपको समझाने के लिए कहीं आपकी कैलकुलेशन गलत तो नहीं है। ओके। 12 के बाद ये 12 + 3 15 + 3 18, 4 22 + 7 29 + 9 38, 45 + 8। सर सब कुछ सही है क्योंकि लेस देन 100 में पूरी क्लास खड़ी हो जाएगी। ओके, यहां तक क्लियर है सबको। अब हम बात करेंगे कि सर किस तरह से मीडियन फाइंड किया जाता है। अभी मैं सिर्फ लेस देन की बात कर रहा हूं, इसी को मैं अगर आप कहें देखते हैं अभी मोर देन में भी समझा दूंगा। तो सबसे पहले मीडियन का फार्मूला हमने लिख लिया था, क्या था सर, L + n/2 - CF/F × H। ये था सर मीडियन निकालने का फार्मूला। ओके। सबसे पहली बात आपको n/2 फाइंड करना पड़ेगा। देखते जाएं, 53/2 दैट इज 26.5। अब ये 26.5 आप CF में ढूंढेंगे, अगर मिल जाता है तो ठीक, नहीं मिलता है
तो आप जस्ट उससे बड़ा नंबर लेंगे। क्या आया सर? 29। क्लियर है? अब 29 के सामने जो आपके पास क्लास होगी कौन सी है सर? 60 to 70 इज द क्लास हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और नियरेस्ट टू 26.5। ये हो गई आपकी मीडियन क्लास। क्या हो गई? मीडियन क्लास। कौन सी? 60 to 70। उसमें भी L क्या हो गया? लोअर लिमिट। मीडियन क्लास L कितना आ गया सर? 60। देखिए n/2 टोटल फ्रीक्वेंसीज जो थी उनका हाफ। फिर आपने उसी से देखा कि CF में कहीं पर 26.5 लाई कर रहा है, अगर नहीं तो जस्ट उससे बड़ा और उसके सामने मीडियन क्लास। ठीक है। अब बात आती है कि सर F क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के सामने फ्रीक्वेंसी क्या है? यहां पर फ्रीक्वेंसी का कॉलम ये है, ध्यान रखना, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम ये है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास दैट इज F। इज दैट क्लियर? फिर बात आती है CF क्या लेंगे? CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से जस्ट पहले क्या मिलेगा आपको? CF। और H आप जानते ही हैं, F हो गया सर 7, CF हो गया सर 22 और H हमारे पास कितना है? 10। क्लियर है? यहां तक की चीजें समझ में आई। अब मैं इन वैल्यूज को नोट डाउन करता हूं। L सर 60, n/2 26.5, CF 22, F 7 और ये क्या है सर? H कितना है? 10। कैलकुलेशन करते हैं। 60 प्लस 26.5 माइनस 22, ये हो गया सर 0.5 और 6 माइनस 2 4/7 इंटू 10। कुल मिलाकर हमारे पास आ गया 60 प्लस 45/7। ठीक है। और इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया अप्रोक्सीमेट 6.4 अप्रोक्सीमेट, जो हो गया कैलकुलेशन के बाद 66.4। मीडियन क्लास में जितने भी बच्चे थे 66.4 मार्क्स से आधे बच्चे कम हैं और आधे उससे ज़्यादा हैं। 66.4 मार्क्स जो आए हैं 100 में से, तो आधे बच्चों के 66, यानी कि आधे कह सकते हैं, बिल्कुल उसको डिवाइड कर देता है। मीडियन जो होता है वो डिवाइड कर देता है डाटा को, आधे उससे कम आधे उससे ज़्यादा। तो 66.4 से आधे बच्चे कम हैं और आधे बच्चे ऐसे हैं जिनके 66.4 से मार्क्स ज़्यादा हैं आउट ऑफ 100। ये था मीडियन आपका। तो यहां पर हमने मीडियन पढ़ा लेस देन टाइप के लिए। अगर हम इसी को मोर देन टाइप के लिए पढ़ने लगे तो क्या होगा? सर सब कुछ वही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम कैलकुलेशन देखेंगे फिर से और देखेंगे कि क्या इस बार भी रिजल्ट सेम आएंगे। तो आइए मैं अपना कॉलम वही रखता हूं, यानी क्वेश्चन वही रखता हूं, और फिर क्या फाइंड करते हैं? मीडियन। बट इस बार डाटा क्या होगा? इस बार होगा सर मोर देन टाइप। ओके। कुल मिलाकर आप मीडियन निकाल लेंगे जिस भी मेथड से। फिलहाल हम मोर देन टाइप समझा देते हैं। सर जैसे आपने एक कॉलम बनाया था, आपने लिखा था CF, इस बार फिर से सर्च ढूंढनी पड़ेगी हमें, और डाटा को थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस बार फिर से मार्क्स ऑब्टेन। इस बार मैं कहता हूं जिस क्लास में 100 मार्क्स का एग्जाम हुआ, आपको मार्क्स पता लग गए चेक होने के बाद, टीचर ने कह दिया 0 से ज़्यादा जिसके हैं वो खड़े हो जाएं। 0 से ज़्यादा सर पूरी क्लास खड़ी हो जानी चाहिए। मोर देन और इक्वल टू 0। सर 53 स्टूडेंट थे, सारे खड़े हो गए जी। अब क्या कह दिया भाई? 10 से ज़्यादा जिसके भी हैं, मोर देन और इक्वल टू 10, वो खड़े हो जाए। तो आप देखेंगे सर ये 5 बच्चे बैठे रह गए क्योंकि इनके 10 से कम है। तो क्या करेंगे हम? 53 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 48। अब टीचर ने कह दिया 20, मोर देन 20 खड़े हो जाएं। 30, 40, 50,
60, 70, 80 और ये 90। क्यों? मोर देन 100 तो 0 आएगा, 100 से ज़्यादा किसी के नहीं है, सभी के मार्क्स 100 में से हैं, तो यहाँ 90 तक समझ जाएंगे आप लोग। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अब 48। अब मैंने कहा भाई 20 से ज़्यादा जिसके भी मार्क्स है वो खड़े रह जाएं, तो सर ये 5 वाला तो बैठा ही था, साथ में 20 से कम में 3 भी था, तो 48 में से आपको 3 को माइनस करना है। ठीक है, अब मेरी बात समझ में आ गई होगी। 48 माइनस 3 45, 45 माइनस 4 41, 41 माइनस 3 38, 38 माइनस 3 35, 35 माइनस 4 31, 31 माइनस 7 24, 24 माइनस 9 15, 15 माइनस 7 8। ये आ गया। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन टाइप का बन गया आपका। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो आपको जब मीडियन निकालना हो तो आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी कि आपके पास क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। यहां तक की बातें क्लियर है? ओके। ये आपका मोर देन टाइप डाटा बनाकर दिखा दिया आपको। तो कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है सर कि हमें किससे करना होगा। अब हमें क्या बनाना है? अगला है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस बार कौन सी पढ़ेंगे? तो उसके लिए भी ध्यान दें कि पिछली बार तक हम बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन पढ़ चुके। इस बार हमें पढ़ना है क्या? ओजीव। अब ये ओजीव नाम है जो, इसके ऊपर ही आते हैं। पहले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलते हैं इसको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और साथ में क्या बोलेंगे इसको? ओजीव। अब ओजीव ओजीव जो वर्ड है असली में ये प्रोनाउंसिएशन होगी, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? ओजीव। ये एक्चुअल वर्ड ओगी से बना है। ओगी, ओगी का मतलब है अपने आप में कॉनकेव आर्क, ठीक है, फ्लोइंग इनटू ए कॉन्वेक्स आर्क, यानी कि इस टाइप की जो भी आर्क बनती है उनको क्या शेप, क्या नाम था उनका? ओगी। और ये जो इस टाइप में एस शेप बन रही है, इन्हीं के इस शेप की वजह से ही इसका नाम क्या रहा? ओजीव। क्या बोलेंगे इसको हम? ओजीव। आइए देखते हैं कि ये किसके लिए? सर मीडियन के लिए, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए भी काम आता है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ओजीव को समझने के लिए हमारे पास क्वेश्चन है, और वो क्या है? अभी हमने जस्ट देखा था, हम उसी का लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, दो तरह के ओजीव होंगे, बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है लेस देन टाइप ओजीव, लेस देन टाइप ओजीव, और फिर आती है मोर देन टाइप ओजीव। और दोनों को एक साथ भी बनाया जा सकता है, वो भी देख लेंगे एक बार। ठीक है, दोनों को एक साथ भी बनाया जा सकता है ऑन द सेम ग्राफ। तो लेस देन हो, मोर देन हो, एक साथ हो। ध्यान रखें कि आपका वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। और एक्स एक्सिस आपके क्लास मार्क लिमिट को, क्लास इंटरवल को दिखाने के लिए काम आएगा। ध्यान देना मेरी बात पर, जब लेस देन पूछे तो आपको अपर लिमिट लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल लिमिट थी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। सिर्फ समझाने के लिए मैं यहीं तक लेता हूं इसे। ये सर ओरिजिन हो गया, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी एक्स एक्सिस। जब लेस देन बोले तो आपको अपर लिमिट का इस्तेमाल करना है, यानी कि मेरे को क्या क्या मार्क करनी है? 10, 20, 30। और जब मोर देन टाइप बोले तो आपको लोअर लिमिट का इस्तेमाल करना है, यानी कि 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर जो भी आगे आएगा। ठीक है। और यहाँ पर आपको सिंपली दोनों लिख लेनी है, दोनों एक साथ बनेंगी। तो 0 ओरिजिन,
10, 20, 30, ये 0 ही है, 40 लिख लेनी है। लेस देन टाइप और मोर देन टाइप। लेस देन टाइप में ग्राफ हमेशा आपका नीचे से ऊपर की तरफ उठेगा और मोर देन टाइप में ऊपर से नीचे की तरफ। सर ऐसा क्यों? मोर देन टाइप और लेस देन टाइप में आपने ये लिमिट्स क्यों लिखी? यहां पर आप लिख लेंगे अपर लिमिट, लिख लेंगे लोअर लिमिट, लिख लेंगे लिमिट, कोई मैटर नहीं, अपर लोअर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लिमिट यानी मार्क्स जो भी थे। सर ये नीचे से ऊपर लेस देन टाइप, ऊपर से नीचे मोर देन टाइप। अभी अभी हमने देखा था लेस देन टाइप में क्या पढ़ा था सर? सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि भाई जिनके लेस देन 10 है वो खड़े हो जाए। थोड़े से बच्चे खड़े हुए, लेस देन 20 थोड़े और हो गए, लेस देन 30 थोड़े और हो गए, और एक समय ऐसा है लेस देन 100, तो ये ऊंचाई उठता गया, ठीक है। और जब हमने मोर देन पढ़ा तो हमने सबसे पहले ही पूछा था मोर देन 0, सर सारे के सारे बच्चे आ गए, फिर धीरे धीरे कम होते गए, कम होते गए, कम होते गए, ये पहचान हो गई। अब मैं उसी क्वेश्चन का आपको जो हमने अभी किया था उसी पर आ जाता हूं और आपको बताता हूं कि सर लेस देन का और मोर देन का किस तरह से बनाया जा सकता है एक साथ और अलग अलग। समझिएगा, जब हमने लेस देन टाइप ओजी बनाना है तो मैंने क्या कहा? अपर लिमिट का इस्तेमाल करेंगे। अपर लिमिट कौन है? 10, 20, 30 एंड सो ऑन, और CF इनके सामने, यानी कि x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। तो मेरे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी? 53 टोटल, मैक्सिमम नहीं टोटल। तो मैं यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक लिख लेता हूँ, ठीक है सर। सबसे पहले मैंने क्या कहा? लेस देन टाइप के लिए आपको अपर लिमिट और इसका, यानी कि आपके पास कोऑर्डिनेट क्या हो जाना चाहिए? 10 और 5, x 10 और y 5, पहला पॉइंट समझ में आया। फिर 20 और 8 दूसरा पॉइंट, फिर 30 और 12, देख रहे हैं आप, मैं CF की वैल्यू इस्तेमाल कर रहा हूं और अपर लिमिट, ध्यान देना, CF और अपर लिमिट का इस्तेमाल कर कर कर्व बनेगा। तो सर फिर चलिए ज़्यादा दूर तक नहीं, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको 50 तक बनाकर समझा देता हूँ। यस, 30, 12, सर 10, 12 समझ जाएंगे अप्रोक्सीमेट, जहाँ भी आपको ग्राफ पर साफ दिखाई देगा। 40, 15, 40, 15, और सर इनको सिंपली न स्केल से न कुछ मिला दिया जाएगा, और अगर इसको आगे देखें बनाकर तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। आया समझ में? क्लियर है? ये था आपका लेस देन टाइप ओजीव, लेस देन ओजीव। अब मोर देन टाइप ओजीव बनाना है तो मैं एक बार डाटा को फिर ले आता हूं और इस बार फिर आपको बताता हूं वही डाटा जो मैंने अभी मोर देन के लिए बनाया था। तो सर कुल मिलाकर अपन मोर देन के लिए क्या कह रहे थे? लोअर लिमिट का इस्तेमाल करेंगे और साथ में CF। इज दैट क्लियर? तो मेरा पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 53। क्लियर है? 0, 53। दूसरा क्या होगा सर यहां से मोर देन के लिए? 10, 48, फिर 20, 45, 30, यानी मेरे को ये दो कॉलम का इस्तेमाल करना है और इस कॉलम में मेरे को अब मोर देन टाइप के लिए लोअर लिमिट लेनी है। तो लोअर लिमिट लिख ही लेता हूं मैं, 40, 50, ठीक है सर। अब आगे हम इसी तरह कर लेंगे। और ये सर 53, 48, 45, 41, देख रहे हैं आप, इस बार 20 का इस्तेमाल हो रहा है, 30 का हो रहा है, 40 का हो रहा है तो 38, 50 का हो रहा है तो 35, और इसी तरह से आप बना लेंगे। आइए अब इसको हम यहाँ पर देखते हैं, समझिएगा। सर वही 60 तक ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और ये CF। 0 पर 53, सर पहला पॉइंट यहाँ लग गया। 10 पर 48, 20 पर 45, 30 पर 41, 40 पर 38, और एक और बना देता हूं 50 पर 35।
और सर फिर वैसे ही हम सीधे से इसको रफ एंड से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। कोई लाइन नहीं है, कर्व शेप बननी चाहिए, तो आपको साफ दिखाई देगी जब ये कंप्लीट बनेगा कि सर ये आ गया, सर ये आ गया। एक ही जगह पर होते तो मैं दोनों को एक साथ बनाने की कोशिश करता हूं। जहां पर दोनों इंटरसेक्ट होंगे वहां से परपेंडिकुलर डाल दूंगा, वहां से परपेंडिकुलर डाल दूंगा। जो वैल्यू अप्रोक्सीमेट यहां दिखाई देगी, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट होंगे वहां से परपेंडिकुलर डाल दूंगा। जो वैल्यू यहां दिखाई देगी वो आपकी मीडियन होगी, ठीक है। मेरे को दिखाई दे रही है अप्रोक्सीमेट 28, आप कंप्लीट बनाएंगे ग्राफ पर तो मैं मीडियन 28 बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई 27 भी बोल सकता है, कोई 29 भी, क्योंकि जब आप इनको ज्वाइन करते हैं तो सबके पास अलग अलग तरीका होता है इसको ज्वाइन करने का। कोई बच्चा घूमकर ऐसे, कोई सीधा ऊपर से, कोई कैसे, तो उसकी वजह से सर इसमें अकेले लेस देन में हमसे कह दिया गया मीडियन फाइंड करना है। क्या करना है? मीडियन फाइंड। तो सबसे पहले मैं करूंगा n/2। n/2 आया मेरे पास 53/2, चाहे वो अकेले इसमें मीडियन पूछ ले, अकेले इसमें, यानी कि वो कह रहा है कि पहले आप ओजी बनाइए और फिर फ्रॉम यूजिंग ग्राफ फाइंड द मीडियन। 53/2 26.5। मैं सीधे से जाऊंगा CF में ढूंढूंगा 26.5 कहां पर है, वहां से परपेंडिकुलर डाल दूंगा इस तरफ और यहां से नीचे उतर आऊंगा, ये मेरा मीडियन होगा। यानी मीडियन वैल्यू तो सीधी सी बात है सर, इन्हीं में से आएगी, किसमें से? मार्क्स में से, और ये होगी मीडियन। सर इसमें भी मैं 26.5 को सर्च करूंगा और वहां से एक पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के, और जहां पर भी ये इंटरसेक्ट करेगी वहां से परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस के, दैट इज मीडियन। सेम आएगा, अगर एक ही डाटा है दोनों का लगभग सेम आएगा, क्योंकि यहां ग्राफिकल में एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा इन कंपैरिजन टू जहां हमने ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला पढ़ा था L+n/2 - CF/F बाय यूजिंग फार्मूला और बाय यूजिंग ग्राफ। ग्राफिकल पर एग्जैक्ट नहीं आएगा, बट वो चाहता है कि अप्रोक्सीमेट पता लग जाए। तो अप्रोक्सीमेट के लिए क्या करना है, मैं आखिरी बार बता रहा हूं ये चीज, देखिएगा। n/2 फाइंड किया आपने, देखा CF में n/2 26.5 कहां पर है, वहां से आपने x एक्सिस के पैरेलल, जब ये इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से आपने परपेंडिकुलर उतर गए, और सर ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट 50 बोल सकता हूं, यहां 53 बोल सकता हूं। समझ में आया? तो ये था भाई आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो प्लीज आप सेंड कीजिएगा। एक रिलेशन और बता देता हूं लास्ट में, जब मीन मीडियन मोड आ गया, 9th में भी पढ़ी थी हमने, 10th में भी। क्या थी? मैंने आपसे कहा था कि मीन मीडियन मोड का रिलेशन क्या होता है। मीन मीडियन मोड का रिलेशन क्या होता है आपस में, जिसको हम कहते हैं एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड। तो आप लोगों को उसको याद करने के लिए 9th में भी एक चीज बताई थी और अभी भी वही चीज समझा रहा हूं, लास्ट 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगी आपको बात, कि सर रिलेशन तो ये होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ये होती है सर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कहीं यहां लिख देते हैं सर 2 मीन इज इक्वल टू 3 मीडियन। सर कौन सी याद रखें, क्या से याद रखें, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं जी हम तो। कई बार तो सर इसको ऐसे लिख देते हैं मोड 3 मीडियन -2 मीन। तीनों ही अपनी जगह सही है, याद कैसे रखनी है? देखिए आप और हम चाहे गांव में रहते हो चाहे शहर में रहते हो, हमारी संस्कृति में कुछ पुजारी लोग समझ लें, बाबा समझ लें, जिनको हम मोड्डा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं अपनी हरियाणवी भाषा में? मोड्डा। मोड्डा समझते हो? बाबा जो यहाँ से वहाँ घूमते हैं, घर नहीं बनाते हैं, पूजा पाठ में और अपने आप में एक बड़े ही धार्मिक से उसमें रहते हैं परिवेश में, तो क्या बोलते हैं हम उन्हें? मोड्डा। अब आपको मैथ का इस्तेमाल करना है, चाहे आप 3 को याद रखें, कैसे आ सकता है 3? सर 1 + 2। चाहे आप 2 को याद रखें, कैसे आ सकता है 2? सर 3 - 1। और चाहे 1 को याद रखें, कैसे आ सकता है 3 - 2। सबसे पहली बात जिसकी स्पेलिंग सबसे बड़ी है, देखिएगा, मीडियन, मीन, मोड, सबसे बड़ी स्पेलिंग 3 के साथ लगा दो जहां भी 3 है। देखिए याद रखने का तरीका है, कोई रट्टा नहीं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूजन में गलती हो जाएगी। और आपको याद रखनी है चीजें,
बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने पापा के कॉन्टैक्ट नंबर याद रखते हैं, उसका कोई ना कोई तरीका अपने आप सर्च कर लेते हैं, वही चीज़ यहाँ बता रहा हूँ सर। 3 के साथ हमें क्या रखना है, जिसकी सबसे बड़ी स्पेलिंग है। और सर ये मोड्डा वाली बात क्या बता रहे थे, बाबा अकेला रहता है, न गृहस्थ होता है न कुछ, कैसा होता है, अकेला होता है, मोड्डा। 1 के साथ मोड लगा दो जी, यही है अपना मोड्डा। माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को किसी तरह की भी दिक्कत हो, बट याद रखने के लिए। और बच गया क्या सर, मीन। बस 2 बार आप सीधा लिखें, मगर मैं कह रहा हूँ कन्फ्यूज़न हो तो आपको ये रिलेशन बना लेनी है, कोई सा भी एक याद रखें। सर कुछ भी याद नहीं है, मेरे तो याद है सबसे बड़ी स्पेलिंग 3 के साथ आएगी, ठीक है भाई। और 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 1, अकेला होता है मोड्डा। अरे सर याद ही हो गया अब तो, जो बच गया वो मीन। ओके बेटा, यहाँ तक था अपना चैप्टर कंप्लीट, स्टैटिस्टिक। 9th क्लास की वीडियो बन चुकी थी स्टैटिस्टिक की, ये 10th क्लास की आज। और इसमें भी आपके जो भी डाउट हो प्लीज़ मेरे पास व्हाट्सएप पर सेंड करें। अगेन थैंक यू। साथ में ही आप अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, खूब अच्छी मेहनत करें, लगातार प्रयास करते रहें, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे आप लोग, जीवन में अच्छे कामयाब होंगे, देश आगे बढ़ेगा। आई होप सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू।